नमस्कार मित्रों, मैं मनोज नागर सर कोटा से। और मित्रों यहाँ पर जो चर्चा करेंगे आज, तो वह विषय है भारत का इतिहास। तो दोस्तों, भारत के इतिहास में बात की जाए तो यहाँ जो टॉपिक है, पहले राजवंश में यहाँ पर लेते हैं, जो बहुत ही इतिहास का एक अहम हिस्सा माना जाता है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मित्रों। तो यहाँ मौर्य वंश और मौर्य वंश के ऊपर ही आज यहाँ पर चर्चा की जाएगी मित्रों। तो मौर्य वंश, तो किसके ऊपर चर्चा करेंगे मित्रों? यहाँ पर मौर्य वंश, मौर्य वंश, या फिर मित्रों आप लोग कह सकते हो मौर्य काल, मौर्य वंश या मौर्य काल। अब मित्रों यहाँ पर बात की जाए मौर्य वंश या मौर्य काल की, तो मौर्य वंश या मौर्य काल अभी चल तो नहीं रहा, जिसके शासक कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र पर राज कर रहे हो। तो मित्रों, जब यहाँ पर मौर्य वंश के संदर्भ में पूछा जाए कि मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलते, तो मित्रों आप लोग को जो भी वर्तमान में जानकारी मिलेगी वह अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगी, क्योंकि मौर्य वंश अभी वर्तमान में चल नहीं रहा, ये तो प्राचीन काल की घटना है। तो मौर्य वंश की जो भी जानकारी आप लोग को उपलब्ध होगी, प्राप्त होगी, जहां से भी ये जानकारी मिलती है मित्रों, तो वह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त न होकर अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। अब मौर्य वंश की जानकारी के ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं, ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं, ऐसे कौन कौन से स्रोत्र हैं, ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जहां से मौर्य वंश के बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त होती है मित्रों। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मित्रों यहां पर चर्चा करेंगे मौर्य वंश की जानकारी के माध्यम या प्रमाण। तो यहां पर मित्रों मौर्य वंश की स्टार्टिंग की बात की जाए तो इसके प्रमाण क्या है, इसके सोर्स क्या है, जहां से मौर्य वंश का इतिहास देखने को मिलता है मित्रों, जहां से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी के माध्यम मित्रों, मौर्य वंश मौर्य वंश मौर्य वंश के जानकारी के माध्यम या स्रोत यानी प्रमाण। तो मित्रों मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत या प्रमाण कौन कौन से हैं जहां से मौर्य वंश के जानकारी प्राप्त होती है? तो मित्रों यहां इसमें प्रमाणों की बात की जाए तो इसमें नाम आता है जैसे तो यहां पर नाम है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। तो मित्रों यहां पर जो नाम है रचना का वह है कथा सरित सागर। क्या है रचना का नाम? कथा सरित सागर। और मित्रों कथा सरित सागर की बात की जाए तो कथा सरित सागर का जो रचनाकार माना जाएगा मित्रों, तो कथा सरित सागर इसका रचनाकार है सोमदेव भट्ट। तो कथा सरित सागर का रचनाकार कौन है मित्रों? तो कथा सरित सागर रचना है सोमदेव भट्ट की। तो ये सोमदेव भट्ट की रचना है मित्रों, सोमदेव भट्ट। तो मित्रों ये सोमदेव भट्ट की रचना है। हालांकि ये जो कथा सरित सागर रचना है सोमदेव भट्ट के, जो सोमदेव भट्ट के द्वारा लिखी गई मित्रों, इस कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है। तो इस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से वंश का बताया गया है मित्रों? तो यहां बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है मित्रों, तो चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है, नंद वंश का बताया गया। तो इस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य का जो संबंध यहां पर जोड़ा गया है मित्रों, ये नंद वंश से जोड़ा गया है, अर्थात एक घनानंद का ही पुत्र बताया गया है यहां पर मित्रों। कौन सी रचना में? कथा सरित सागर में। रचनाकार कौन है इसके? सोमदेव भट्ट। आगे मित्रों इसमें बात की जाए तो आगे इसमें नाम आता है वृहद कथा मंजरी। तो रचना का नाम क्या है मित्रों आगे? तो आगे रचना का नाम है वृहद कथा मंजरी। तो रचना है वृहद
कथा मंजरी। तो यहां जो रचना का नाम है मित्रों वह है वृहद कथा मंजरी। और वृहद कथा मंजरी की बात की जाए तो इसके रचनाकार में नाम आता है सैमेंद्र। तो वृहद कथा मंजरी के रचनाकार सैमेंद्र मित्रों। और वृहद कथा मंजरी की भी बात की जाए मित्रों तो इस रचना में भी चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है। तो मित्रों इस रचना में भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है? तो इस रचना में भी चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है। नंद वंश का बताया गया है। नंद वंश का बताया गया है। तो वृहद कथा मंजरी जिसका रचनाकार सैमेंद्र मित्रों, इस रचना में भी चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का बताया गया, अर्थात मौर्य वंश से इसका संबंध यहां पर बताया गया मित्रों। आगे इसमें रचना का नाम आता है। और रचना की बात की जाए मित्रों तो रचना का नाम है अर्थशास्त्र ग्रंथ। रचना का नाम क्या है? अर्थशास्त्र ग्रंथ। तो यहां पर रचना है मित्रों अर्थ शास्त्र ग्रंथ। और अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचनाकार की बात की जाए मित्रों तो अर्थशास्त्र ग्रंथ का रचनाकार कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त को माना जाता है मित्रों। क्योंकि कौटिल्य जो चाणक्य हैं इनका मूल नाम विष्णुगुप्त है। और विष्णुगुप्त महर्षि चाणक्य की संतान होने के कारण मित्रों इन्हें चाणक्य के रूप में जाना गया। और चाणक्य एक कूटनीतिज्ञ व श्रेष्ठ ज्ञानवान विद्वान होने के कारण इनको इतिहास में कौटिल्य के नाम से भी जाना गया, क्योंकि ये कुटिल बुद्धि के थे। ये कौन सी बुद्धि के थे? कुटिल बुद्धि के, यानी श्रेष्ठ ज्ञानवान व्यक्ति इनको बताया गया है यहाँ पर। तो ये तीन नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो मित्रों यहाँ पर अर्थशास्त्र ग्रंथ का रचनाकार है विष्णुगुप्त, जो इनका मूल नाम है, बचपन का नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को ही आगे चलकर इतिहास में महर्षि चाणक्य का पुत्र होने के कारण इनको चाणक्य कहा गया। और आगे इन्हीं को ही कौटिल्य के नाम से भी जाना गया। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ जो एक मौर्य वंश की अहम जानकारी का हिस्सा माना जाता है मित्रों, तो इसका रचनाकार विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु रहे हैं मित्रों। यहां पर आगे इसमें नाम आता है मुद्रा राक्षस। तो रचना का नाम है मुद्रा राक्षस। तो रचना का नाम क्या है मित्रों? मुद्रा राक्षस। और मित्रों मुद्रा राक्षस की बात की जाए तो मुद्रा राक्षस का रचनाकार है विशाखदत्त या विशाखादत्त। विशाखदत्त। तो मुद्रा राक्षस का रचनाकार कौन है मित्रों? तो मुद्रा राक्षस का रचनाकार है विशाखदत्त या विशाखादत्त। फिर आगे मित्रों इसमें प्रमाण में बात की जाए तो नाम आता है इंडिका। तो ये जो मित्रों इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई, ये इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई मेगस्थनीज के द्वारा। तो मित्रों इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई मेगस्थनीज के द्वारा, जो एक विदेशी विद्वान माना जाता है। तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई मेगस्थनीज द्वारा। मेगस्थनीज द्वारा। तो इंडिका नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है मित्रों? तो इंडिका नामक पुस्तक का रचनाकार है मेगस्थनीज। तो मित्रों यहां पर कथा श्री सागर की बात किया तो कथा श्री सागर का रचनाकार सोमदेव भट्ट है। और इस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है मित्रों। फिर आगे इसमें नाम आता है वृहद कथा मंजरी। और वृहद कथा मंजरी का रचनाकार सैमेंद्र मित्रों। और इस रचना में भी चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का ही बताया गया, क्योंकि नंद वंश का जो शासक है घनानंद की दासी हुआ करती थी मुरा। तो इस मुरा से उत्पन्न ये पुत्र बताया गया। तो कहीं ना कहीं इसका जो संबंध यहां पर बताया गया, जोड़ा गया, वह नंद वंश से जोड़ा गया मित्रों। यहां पर आगे इसमें अर्थशास्त्र ग्रंथ। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ का रचनाकार है विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। फिर आगे से में नाम आता है मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस का रचनाकार है विशाखदत्त। आगे रचना का नाम है इंडिका। और ये इंडिका नामक जो पुस्तक लिखी गई मित्रों, तो ये इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई मेगस्थनीज के द्वारा। आगे मित्रों इसमें सोर्स की बात की जाए तो नाम आता है इसमें राजतरंगिणी। क्या है रचना का नाम? राजतरंगिणी, जिससे भी मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी।
और मित्रों राजतरंगिणी का रचनाकार है कलहण। तो राजतरंगिणी का रचनाकार कौन है मित्रों? तो राजतरंगिणी का रचनाकार कलहण है, जिससे भी मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आगे से में यहां बर जैसे बात की जाए तो इसमें नाम आता है महाभाष्य। महाभाष्य, महाभाष्य। और मित्रों महाभाष्य की बात की जाए तो महाभाष्य का रचनाकार है पतंजलि। तो महाभाष्य का रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य का रचनाकार है मित्रों पतंजलि। तो महाभाष्य का रचनाकार पतंजलि है मित्रों। फिर आगे से मैं नाम आता है कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र की बात की जाए मित्रों तो इसका रचनाकार है भद्रभाव। ये वही भद्रभाव हैं जिनके सानिध्य में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म स्वीकार करके कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चला गया था मित्रों। यहां से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है मित्रों। तो रचना का नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र का रचनाकार है मित्रों भद्रबाहु। भद्रबाहु। तो कल्पसूत्र का रचनाकार कौन है मित्रों? तो कल्पसूत्र का रचनाकार है भद्रबाहु। फिर आगे से मैं यहां पर नाम आता है मित्रों नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका। और मित्रों नेचुरल हिस्टोरिका की बात की जाए तो नेचुरल हिस्टोरिका का रचनाकार है प्लिनी। तो नेचुरल हिस्टोरिका ये किसकी रचना है? तो ये प्लिनी की है, जो एक विदेशी विद्वान माना जाता है मित्रों। तो नेचुरल हिस्टोरिका ये प्लिनी की रचना है। इससे भी मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है मित्रों। आगे से में यहां पर नाम आता है मित्रों अर्ली हिस्ट्री। अर्ली हिस्ट्री। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहां पुस्तक का नाम या ग्रंथ का नाम है मित्रों अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात की जाए मित्रों तो ये जो रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका रचनाकार है V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ। और V.A. स्मिथ का पूरा नाम है मित्रों विसेंट आर्थर स्मिथ। तो V.A. स्मिथ का पूरा नाम क्या है मित्रों? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का रचनाकार है V.A. स्मिथ। यानी V.A. स्मिथ का मतलब विसेंट आर्थर स्मिथ, ये इसका रचनाकार माना जाता है मित्रों। आगे इसमें यहां पर सोर्स की बात की जाए कि भाई मौर्य वंश के प्रमाण कहां कहां से मिलते हैं, और तो इसमें नाम आता है जैसे अशोक के अभिलेख, जो स्वयं अशोक के टाइम पीरियड के समय स्थापित करवाए गए, जिनसे भी मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख जो स्वयं अशोक द्वारा स्थापित माने जाते हैं मित्रों। तो ये जो अशोक के अभिलेख हैं ये अशोक द्वारा, जो मौर्य वंश का शासक है, अशोक द्वारा स्थापित, इनसे भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है मित्रों। फिर आगे इसे में नाम आता है जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख जो जूनागढ़ गुजरात में मित्रों, और ये जो जूनागढ़ शिलालेख हैं ये शक वंश के शासक रुद्रदामन के शासनकाल के समय 150 ईस्वी में जूनागढ़ गुजरात में स्थापित करवाया गया था, जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है, जिससे मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलते हैं मित्रों। तो यहां इसमें नाम है जूनागढ़ शिलालेख। और ये जूनागढ़ शिलालेख शक वंश के शासक, तो मित्रों जूनागढ़ जो शिलालेख है ये शक वंश के शासक रुद्रदामन द्वारा स्थापित माना जाता है। रुद्रदामन द्वारा स्थापित।
तो मित्रों यहां पर बात की जाए जूनागढ़ शिलालेख की, तो जूनागढ़ शिलालेख ये शक वंश के शासक रुद्रदामन द्वारा स्थापित है, जिसकी स्थापना 150 ईस्वी में करवाई गई थी। और आगे मित्रों यहां पर जैसे बात की जाए तो इसमें बौद्ध ग्रंथ है, और बौद्ध ग्रंथ में नाम आता है दीपवंश महावंश। तो आगे इसमें बौद्ध ग्रंथ, और बौद्ध ग्रंथ में नाम आता है दीपवंश व महावंश। हालांकि ये जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं जिनसे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ये वैसे श्रीलंका के ग्रंथ हैं जिनसे भी मौर्य वंश के बारे में प्रमाण मिलता है मित्रों, लेकिन इनके रचनाकार अज्ञात हैं, कोई अता पता नहीं है कि ये किसके द्वारा लिखे गए। तो इनसे भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आगे मित्रों इसी में नाम आता है जैसे बात की जाए तो जैन ग्रंथ, और जैन ग्रंथ में यहां पर रचना आती है हेमचंद्र का परिशिष्ट वर्णन। तो रचना का नाम है परिशिष्ट वर्णन, और परिशिष्ट वर्णन यह रचना है हेमचंद्र की। हेमचंद्र की, जो ये एक प्रकार से क्या माना जाएगा, जैन ग्रंथ। तो ये जैन ग्रंथ में रचना मानी जाएगी जो जैन धर्म के व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखी गई, जहां से भी मौर्य वंश के इतिहास के बारे में प्रमाण मिलता है, जानकारी मिलती है मित्रों। तो मित्रों ये तो है मौर्य वंश के प्रमाण, जहां से मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी हमारे को प्राप्त होती है मित्रों। तो राजतरंगिणी का रचनाकार है कलहण। तो मित्रों राजतरंगिणी का रचनाकार कौन है? राजतरंगिणी का रचनाकार कलहण है मित्रों। महाभाष्य, तो ये महाभाष्य पतंजलि की रचना है मित्रों। कल्पसूत्र, तो ये कल्पसूत्र भद्रबाहु की है। नेचुरल हिस्टोरिका का रचनाकार है प्लेने। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये रचना है V.A. स्मिथ यानी विसेंट आर्थर स्मिथ के। और अशोक के अभिलेख की बात की जाए मित्रों, तो अशोक के अभिलेख ये अशोक द्वारा स्थापित माने जाएंगे। जूनागढ़ शिलालेख की बात की जाए तो जूनागढ़ शिलालेख ये शक वंश के शासक रुद्रदामन द्वारा 150 ईस्वी में स्थापित माना जाता है, जहां से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलते हैं मित्रों। बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ में नाम आता है दीपवंश व महावंश। और आगे से में रचना का नाम है परिशिष्ट वर्णन। और परिशिष्ट वर्णन इसका रचनाकार है मित्रों हेमचंद्र, जो एक जैन धर्म का ग्रंथ माना जाएगा, रचना मानी जाएगी मित्रों। यहां पर आगे मित्रों इसी में चर्चा करते हैं। तो मित्रों अब यहां पर मौर्य वंश के संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक, मित्रों संस्थापक उसको कहा जाता है जिसके द्वारा किसी वंश की या किसी संस्था की या किसी समिति की या कमेटी की स्थापना की जाती है, तो वो संस्थापक कहलाता है मित्रों। तो यहां मौर्य वंश जिस व्यक्ति विशेष के द्वारा स्थापित किया गया, स्थापना की गई, वही मौर्य वंश का क्या कहलाएगा मित्रों? संस्थापक कहलाएगा। तो संस्थापक में यहां पर नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड की बात की जाए तो वैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड के अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की पुस्तक के अकॉर्डिंग यहां पर इसके टाइम पीरियड की समय काल की बात की जाए तो मित्रों यहां पर जो मैं समय काल बता रहा हूं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वो एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय दिया हुआ है तो वही समय मैं आप लोग को यहां पर बता रहा हूं। क्योंकि देखो मार्केट में सैकड़ों किताबें चलती, गाइड चलते हैं, वहां क्या दिया हुआ है वो अलग बात है। यहां आप लोग को जो टाइमिंग बताया जा रहा है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व एनसीईआरटी की पुस्तक के अकॉर्डिंग। तो चंद्रगुप्त मौर्य इनका समय काल माना जाएगा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय काल जो माना जाएगा मित्रों, तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय काल है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। क्योंकि मित्रों यहां पर ईसा पूर्व का समय और ईसा पूर्व का समय हमेशा घटते हुए क्रम में चलता है। क्योंकि ईसा पूर्व का समय का मतलब है ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। जो ईसा मसीह के जन्म के पहले जो समय प्रचलन में रहा उसको ईसा पूर्व कहा गया।
और ईसा मसीह के जन्म से लेकर जो अभी जो समय चल रहा है मित्रों, वह कहलाता है ईस्वी या सन। ईस्वी या सन, जैसे अभी आप लोगों को पता है कि सन क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय रहा उसको ईसा पूर्व कहा गया, इसको बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी पहले का समय। और सन या ईस्वी को एडी कहा जाता है मित्रों। तो यहाँ इसमें बात की जाए तो इनके जैसे पिता की बात कर लेते हैं, तो आप लोग को पता है इनके पिता का नाम है नंदा। तो इनके पिता का नाम नंदा बताया गया। और मुद्रा राक्षस में तो विशाखदत्त ने इनके पिता का नाम है घनानंद को बताया है, यानी घनानंद की संतान बताया है यहां पर, जबकि इनके पिता का नाम नंदा भी मिलता है मित्रों। आगे इसमें माता का नाम, तो माता का नाम मुरा। और गुरु की बात की जाए मित्रों, तो आपको पता है कि इनके गुरु का नाम जो माना जाता है, तो इनके गुरु का जो नाम माना जाएगा तो वह विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। इन्हीं को ही चाणक्य कहा गया मित्रों, चाणक्य, कौटिल्य। तो इनके पिता का नाम है नंदा, माता का नाम मुरा, और गुरु का नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। अब मित्रों यहां पर इसमें जैसे बात की जाए तो चर्चा करते हैं यहां पर तो मित्रों यहां इसमें बात की जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए, यहां एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है। और इस पर्वत श्रृंखला की बात की जाए मित्रों, तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है मित्रों, तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्याचल पर्वत। और यहां से बात की जाए मित्रों, तो यहां से एक नदी निकलती है उत्तराखंड राज्य से। और यहां से जो नदी निकल रही है मित्रों, तो उस नदी की बात की जाए तो यहां से एक नदी निकल रही है। और इस नदी की बात की जाए मित्रों, तो ये जो नदी है ये गंगा नदी है। ये कौन सी नदी है, गंगा नदी है। तो इस नदी का नाम है गंगा नदी। तो इस नदी का नाम है गंगा नदी। फिर मित्रों यहां पर इसमें बात की जाए तो यहां से जो नदी निकल रही है, यहां से एमपी से जो नदी निकल रही है मित्रों, तो इस नदी का नाम है सोन नदी। तो इस नदी का नाम क्या है मित्रों, तो इस नदी का नाम है सोन नदी। तो इस नदी का नाम है सोन नदी मित्रों। फिर आगे मित्रों यहां इसमें बात की जाए तो यहां से नदी निकल रही है, यहां से जो नदी निकल रही है मित्रों, ये भी एमपी से निकल रही है। और इस नदी की बात की जाए मित्रों, तो इस नदी का नाम है चंपा नदी, चंपा नदी। तो इस नदी का नाम क्या है, चंपा नदी। लेकिन मित्रों ये जो यहां पर साम्राज्य हुआ करता था, जो इन तीन नदियों से और एक तरफ विंध्याचल पर्वतमाला से घिरा हुआ था मित्रों, तो इस साम्राज्य का जो नाम है मित्रों, इस साम्राज्य की बात की जाए तो इस साम्राज्य का नाम है मगध साम्राज्य, मगध
साम्राज्य। तो मित्रों यहां पर जो साम्राज्य हुआ करता था, इस साम्राज्य का नाम क्या है? तो इस साम्राज्य का नाम है मगध साम्राज्य, जो 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ और एक तरफ विंध्याचल पर्वतमाला से घिरा हुआ था मित्रों। और इस मगध साम्राज्य की बात की जाए तो इस मगध साम्राज्य की राजधानी, इस मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करते थे मित्रों पाटलिपुत्र। तो इसकी राजधानी क्या थी मित्रों? पाटलिपुत्र यानी पटना बिहार। पटना बिहार। तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो पटना बिहार में है मित्रों। कहां पर है? पटना बिहार। और यहां के शासक की बात की जाए मित्रों, तो यहां का जो शासक था वो था नंद वंश का अंतिम शासक। नंद वंश का अंतिम शासक, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद में ही इस वंश का क्या हो जाता है मित्रों? पतन हो जाता है, इसलिए इसको नंदवंश का क्या कहा जाएगा? अंतिम शासक। तो नंदवंश का अंतिम शासक यहां पर नाम है उसका मित्रों घनानंद। घनानंद या धनानंद जो भी, तो नंदवंश का अंतिम शासक है घनानंद। ये घनानंद यहां पर मगध साम्राज्य का शासक था। तो मित्रों यहां पर बात की जाए तो ये जो मगध साम्राज्य है ये 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ है, एक तरफ विंध्याचल पर्वतमाला है। अब मित्रों यहां की जो भूमि है, तो यहां की भूमि की जो मिट्टी है मित्रों वह है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि 3 नदियों से घिरा हुआ है, उपजाऊ भूमि मानी जाएगी। और उस उपजाऊ भूमि में अगर कोई भी किसान किसी भी प्रकार की फसल की पैदावार करेगा मित्रों, तो ये बताओ कि फसलों की पैदावार कैसी होगी? अच्छी होगी। अगर वहां का शासक अगर किसानों से वह ज्यादा टैक्स भी वसूल करना चाहेगा तो आसानी से किसान उस टैक्स की भी भरपाई कर सकते हैं, क्योंकि फसलों की पैदावार यहां पर अच्छी हो रही है। लेकिन घनानंद ने ऐसा नहीं किया। घनानंद ने ऐसा नहीं किया क्योंकि घनानंद एक अय्यास प्रवृत्ति का एक अलग ही मिजाज का व्यक्ति था, जिसको नाच गान सुरा सुंदरी आदि से फुर्सत ही नहीं थी। यहां पर कहा जाता है कि इसको दुनियादारी जो यहां पर है कामकाज, इससे कोई मतलब ही नहीं था। ये तो मौज मस्ती की जिंदगी जीना चाहता था यहां पर मित्रों। कहा जाता है कि घनानंद के समकालीन यहां पर जो सिकंदर है, इस सिकंदर जो यूनान का शासक है, ये विश्व विजेता बनने की अभिलाषा के कारण ही ये अनेक क्षेत्रों को जीतता हुआ ये भारत की ओर कदम बढ़ा रहा था। और सिकंदर के भारत आक्रमण की जानकारी जब घनानंद को इसके ही दरबार में यानी चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के द्वारा यहां पर दी जाती है, तो चाणक्य के द्वारा जब यहां पर जानकारी दी गई तो घनानंद ने चाणक्य की बातों पर विचार नहीं किया, अपितु घनानंद ने भरे दरबार में चाणक्य का बुरी तरह से अपमान कर डाला। जब यहां पर चाणक्य को बुरी तरह से अपमानित कर दिया जाता है तो चाणक्य इसी समय यहां पर प्रतिज्ञा करते हैं कि घनानंद में 13 और 13 साम्राज्य का जड़मूल से विनाश कर दूंगा। और यह प्रतिज्ञा करने के बाद में चाणक्य यहां से तक्षशिला विश्वविद्यालय जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय जा रहे थे मित्रों, क्योंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय पड़ता है मित्रों, यह वर्तमान में पाकिस्तान है। ये वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान। और यहां पर ही रावलपिंडी जो जिला है मित्रों, यहां पर पड़ता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो ये पाकिस्तान है वर्तमान में, लेकिन उस समय ये भारत का हिस्सा था। उस समय क्या था? भारत का हिस्सा। और यहां पर पड़ता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या पड़ता है मित्रों यहां पर? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो यहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय पड़ता है मित्रों। तो जब चाणक्य यहां से अपमानित होने के बाद में जब विंध्याचल के जंगलों से गुजर रहे थे तक्षशिला जाने के लिए, तो कहा जाता है कि इन्हीं विंध्याचल के जंगलों में इनको एक अल्पायु बालक मिलता है, जिसकी आयु बहुत ही कम थी। यहां पर एक छोटा बच्चा इनको यहां पर मिलता है, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है कि जब चाणक्य विंध्याचल के जंगलों से गुजर रहे थे तक्षशिला जाने के लिए, तो यहां पर इनको चंद्रगुप्त मौर्य नामक बालक ने राजकिलम नामक केल के माध्यम से, कौन से केल के माध्यम से? राजकिलम नामक केल के माध्यम से, राजकिलम नामक केल के माध्यम से अपने गुरु चाणक्य को यहां पर प्रभावित किया था।
कहा जाता है कि जो राज किलम नामक खेल है मित्रों, इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकते थे, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं था, ये जोखिम भरा खेल था यहां पर। और एक छोटा बच्चा जब इस जोखिम भरे खेल को खेलता है, इसमें होता क्या है कि एक शिकारी होता है और उस शिकारी के पास में यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनका वह एक दास के रूप में, एक गुलाम के रूप में उनको अपने यहां पर वो कार्य करवाता है। उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं देता है वो। तो जब यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साथियों को जब 2 वक्त का खाना भी नहीं दिया जाता है, तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य उस शिकारी से एक शर्त लगा लेता है। और शर्त ये होती है यहां पर कि शिकारी उड़ते हुए किसी पक्षी को तीर लगाएगा, और अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके शिकारी कुत्तों से पहले ही जाकर उसको अगर प्राप्त कर लिया, उसको पकड़ लिया, उठा लिया, तो यहां वह शिकारी चंद्रगुप्त मौर्य उसके सभी साथियों को 2 वक्त का खाना देगा। तो यहां यह शर्त होती है। कहा जाता है कि यहां पर शिकारी जैसे पक्षी के बाण लगाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही तेज गति से दौड़कर उस पक्षी को प्राप्त कर लेता है कुत्तों से पहले ही। इस नज़ारे को जब चाणक्य के द्वारा देखा जाता है, बाद में वह शिकारी यहां पर खाना देने से, भोजन देने से इनकार कर देता है। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की इसी बहादुरी को देखकर चाणक्य ने सोचा कि ये बालक इतनी छोटी आयु में इतना वीरता और साहस से कार्य कर रहा है, अगर इस बालक को थोड़ा बहुत सक्षम कर दिया जाए, इसको थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो ये बालक हो सकता है कि आगे चलकर भारत का एक भावी सम्राट बन जाए। इसी उद्देश्य से चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को शिकारी से 1000 कासार्पण पे, तो 1000 कासार्पण में, तो यहां पर मित्रों हैं कासार्पण। और कासार्पण की बात की जाए तो उस समय यह सिक्का हुआ करता था, चांदी का सिक्का। तो 1000 कासार्पण में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिकारी से खरीद लिया, और खरीदने के बाद में अपने साथ कहाँ ले जाते हैं, तो अपने साथ ये तक्षशिला ले गए। तक्षशिला लेने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने सभी प्रकार की शिक्षा दी, उसको युद्ध की शिक्षा दी। कहा जाता है कि यही बालक आगे चलकर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रारंभ में एक जो छोटी सेना का गठन किया जाता है मित्रों, उस छोटी सेना की सहायता से ही ये प्रारंभ में मगध साम्राज्य पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। लेकिन कहा जाता है कि जब पहली बार मगध साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छोटी सैन्य सहायता से यहां पर आक्रमण किया, तो यहां उसको पराजय मिलती है, हार मिलती है। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर एक कहानी से सबक लेता है, सीख लेता है। कहानी इस प्रकार की होती है मित्रों यहां पर कि एक माता अपने बालक को गरम गरम रोटी प्लेट में रखकर खिलाने का प्रयास कर रहे थे। वो बालक उसको बीच में से तोड़कर, पपड़ी को बीच में से तोड़कर वो खाने का प्रयास कर रहा था। इस समय बालक के हाथ जल रहे थे, वो दाज रहा था। कहा जाता है कि उसकी माता ने उसको सीख दी, अगर बेटे तुम इसको बीच में से खाओगे तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे, तुम्हारे को कष्ट होगा, क्यों ना इसको किनारों से खाया जाए। अर्थात इस कहानी का मोरल यह है, कहानी खीर की भी मिलती है, रोटी की भी मिलती है, दोनों एक ही समान है यहाँ पर कहानी। तो इस कहानी से यानी इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर किसी भी साम्राज्य को, चाहे वो बड़े से बड़ा क्यों ना हो, अगर किसी भी बड़े से बड़े साम्राज्य को जीतना है तो उससे पहले उसके जो आसपास के जो राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य, उन राज्यों को जीता जाए। और उन्हीं राज्यों को जीतने के बाद में जब बड़े स्तर पर सैन्य शक्ति का गठन हो जाए, तो उस सेना के माध्यम से अगर बड़े से बड़े राज्य पर भी आक्रमण किया जाए तो उसको भी आसानी से जीता जा सकता है मित्रों। तो इसी कहानी से सबक लेने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी सबसे पहले पंजाब को जीता। कौन से राज्य को जीता, तो सबसे पहले पंजाब राज्य को जीता, फिर पंजाब के बाद में सिंध को जीता। जब यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य इनको जीतने के बाद में जब बड़ी सेना का गठन कर लेता है, तो इसी सेना के सहायता से वो अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की सहायता से मात्र 25 वर्ष की उम्र में, यानी जो नंद वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद, इस घनानंद की हत्या करके नंद वंश का अंत कर देता है और मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना करता है मित्रों। मगध साम्राज्य पर किसकी स्थापना करता है, मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो मित्रों यहां पर बात की जाए तो घनानंद की हत्या करने के बाद में ही जब नंद वंश का पतन हो जाता है, अंत हो जाता है, तो मगध साम्राज्य पर किसका अधिकार हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाता है मित्रों। किसका अधिकार हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाता है। अब मित्रों यहां पर बात की जाए तो जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है, तो फिर वह अधिकार करने के बाद में यहां मौर्य वंश की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है, मौर्य वंश की।
और मौर्य वंश का यहां पर नामकरण की बात की जाए मित्रों तो कहा जाता है कि इसकी माता का नाम मुरा था, और मुरा इसकी माता का नाम होने के कारण ही इन्होंने अपने माता के नाम के आधार पर ही अपने वंश का नामकरण मौर्य वंश कर दिया था, जो आगे चलकर मुरा से मौर्य हो गया मित्रों। एक ऐसा भी कहा गया है वंश के नामकरण के पीछे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पूर्वज हैं वह मोर पाला करते थे, मयूर पाला करते थे, और मोर पालने के कारण या मोरों को पालने वाले से संबंधित होने के कारण ही इसने अपने वंश का नामकरण मौर्य वंश किया मित्रों। तो मौर्य वंश का संस्थापक किसको माना गया मित्रों? चंद्रगुप्त मौर्य को। इनका टाइम पीरियड माना जाएगा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। तो मित्रों इनका टाइम पीरियड है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। फिर आगे इसमें पिता की बात करें मित्रों तो इनके पिता का नाम है नंदा, माता का नाम है मुरा, गुरु का नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। और मित्रों यहां पर बात की जाए मगध साम्राज्य तो यह 3 नदियों से घिरा हुआ एक साम्राज्य माना जाता है, और एक तरफ विंध्याचल पर्वतमाला है। इस समय राजधानी पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना बिहार है मित्रों, यहां नंदवंश का शासक घनानंद शासन कर रहा था। इसी के अत्याचारों से यहाँ की जनता भी क्या थी मित्रों? पीड़ित थी, और यहाँ की जनता भी चाहती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो घनानंद के अत्याचारों से उनको मुक्ति दिला सकें, उनको आजादी दिला सकें। और ऐसा व्यक्ति जो आएगा यहाँ पर मित्रों सामने वो आता है चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता शासक भी कहा जाता है, जिसने घनानंद के अत्याचारों से तो मगध के निवासियों को आजादी दिलाई सही, लेकिन बाहरी आक्रांताओं से भी भारत को मुक्ति दिलाने वाला जो शासक माना जाएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है मित्रों। आगे मित्रों इसी में ही बात करते हैं तो यहां पर मित्रों जो चर्चा की है वो किसके संदर्भ में की है मित्रों? तो चर्चा यहां पर मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। अब आगे इसमें मित्रों जैसे बात की जाए तो मौर्य वंश से पहले मगध साम्राज्य पर नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था, यह आप लोग को पता होना चाहिए। तो मौर्य वंश से पहले मगध साम्राज्य पर नंद वंश के ही शासक घनानंद का क्या था? शासन था यहां पर। फिर मित्रों यहां पर बात की जाए तो कौटिल्य द्वारा जो तैयार की गई छोटी सेना है, इसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया था, लेकिन यहां पर इसको पराजय मिली थी। क्या मिली थी? यहां पर पराजय मिली थी। फिर आगे इसमें मित्रों बात की जाए, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सर्वप्रथम जीता गया राज्य कौन सा था? पंजाब था यहां पर मित्रों। तो सर्वप्रथम इसने आक्रमण जो किया, सर्वप्रथम आक्रमण ये कहां पर किया मित्रों? मगध साम्राज्य पर। मगध साम्राज्य पर क्या हुई यहां पर? तो पराजय हुई यहां पर, पराजय या पराजित हुआ। फिर आगे मित्रों यहां पर बात की जाए तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सर्वप्रथम कहां पर आक्रमण किया गया, तो ध्यान रखना मगध साम्राज्य पर, लेकिन यहां पर इसकी क्या हुई थी? पराजय हुई थी, हार हुई थी। फिर आगे मित्रों यहां पर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सर्वप्रथम जीता गया प्रांत, जीता गया प्रांत, प्रांत का मतलब मित्रों राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सर्वप्रथम जीता गया जो प्रांत माना जाएगा, राज्य माना जाएगा मित्रों, तो वह है पंजाब। क्या है? पंजाब। फिर पंजाब के बाद में उसने किसको जीता? तो फिर पंजाब के बाद में सिंध को जीता। पंजाब के बाद में वो किसको जीत रहा है मित्रों? तो पंजाब के बाद में फिर सिंध को जीता। और जब वह इनको जीत लेता है और जीतने के बाद में जब बड़े स्तर पर एक सेना का गठन हो जाता है मित्रों, तो इसी सैन्य शक्ति की सहायता से मित्रों, इसी सैन्य शक्ति की सहायता से वह मात्र 25 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में मित्रों? मात्र 25 वर्ष की आयु में अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की सहायता से। तो मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य मात्र
25 वर्ष के उम्र में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मित्रों, नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके, घनानंद की हत्या करके, घनानंद की मित्रों हत्या करके नंद वंश का अंत कर देता है। नंद वंश का अंत कर दिया, नंद वंश का अंत कर दिया तथा मगध साम्राज्य पर, तथा मगध साम्राज्य पर अधिकार करके, तथा मगध साम्राज्य पर अधिकार करके मित्रों, अधिकार करके मौर्य वंश व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस कारण मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य को ही मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। इस कारण मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्या कहा जाता है? मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। आगे मित्रों इसमें बात की जाए तो यह ध्यान रखना कि सबसे पहले इसने आक्रमण मगध साम्राज्य पर किया था, लेकिन यहां इसकी पराजय हुई थी और सर्वप्रथम जीता गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो प्रांत है वह है पंजाब। फिर पंजाब के बाद में सिंध प्रांत को जीता। फिर यहां पर वो मगध साम्राज्य पर आक्रमण करता है और आक्रमण जब वो करता है तो यहां पर नंदवंश के शासक घनानंद की हत्या करके वह नंदवंश का यहां पर पतन कर देता है और मगध साम्राज्य पर अधिकार करके मौर्य वंश की वह स्थापना करता है। मित्रों आगे मित्रों यहां इसमें बात की जाए अब मित्रों यहां पर इसमें बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में बात कर लेते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, तो मित्रों प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, यह भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाएगा मित्रों। तो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय साम्राज्य का भी संस्थापक कहा जाता है मित्रों। फिर आगे से में बात की जाए भारत का मुक्तिदाता, भारत का मुक्तिदाता, भारत का मुक्तिदाता शासक, तो भारत का मुक्तिदाता शासक भी किसको कहा गया मित्रों? चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर आगे इसमें बात की भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। फिर आगे मित्रों बात की जाए भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट। तो मित्रों भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया। फिर आगे मित्रों यहां पर इसमें बात की जाए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक, नायक यानी हीरो भी इसी को कहा जाता है। तो इसी को मित्रों भारतीय
भारतीय स्वतंत्रता, तो मित्रों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होता तो भारत कभी ही का ही विदेशी जो शक्तियां हैं, आक्रांता है, उनके अधीन हो जाता है मित्रों। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक, हीरो भी किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। सकल जम्बूद्वीप का स्वामी भी इसी को कहा जाता है मित्रों, सकल जम्बूद्वीप, सकल जम्बूद्वीप का स्वामी। क्योंकि मित्रों प्राचीन काल के समय भारत का एक नाम जम्बूद्वीप भी था, और जम्बूद्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है जहां पर जामुन के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी भी कहा जाता है मित्रों। तो मित्रों ये जितने भी मैंने आप लोगों को बताए यहाँ पर, जैसे प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, क्योंकि पहला जो साम्राज्य डेवलप किया गया वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और भारत का मुक्तिधारा शासक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी इसी को कहा जाता है जिसने संपूर्ण भारत की एकता को कायम किया यहाँ पर। आगे भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट, यानी संपूर्ण भारत को जीत लिया इसने, क्योंकि इस समय मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तारित था मित्रों। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक, यानी इसने विदेशी आक्रांताओं से भी भारत की क्या की थी? रक्षा की थी, इसलिए इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक, हीरो भी कहा गया है। सकल जम्बूद्वीप का स्वामी भी इसको कहा गया है। तो ये सब चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सभी किसको कहा गया है मित्रों? तो ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है मित्रों। अब आगे इसमें यहां पर जैसे बात की जाए बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मित्रों, तो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार चाणक्य ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु माने जाते हैं मित्रों, तो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बनाया था, और प्राचीन काल के समय भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जहां पर जामुन के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं मित्रों। तो यहां पर मित्रों बात की जाए बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, तो किसके अनुसार मित्रों? बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार। तो मित्रों बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का, चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बनाया था, जम्बूद्वीप का शासक बनाया था। ये जानकारी मिलती है मित्रों बौद्ध ग्रंथ महावंश से। बौद्ध ग्रंथ महावंश में इस बारे में वर्णन देखने को मिलता है कि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बनाया था। जम्बूद्वीप का शाब्दिक अर्थ की बात की जाए मित्रों, जम्बूद्वीप, क्योंकि प्राचीन काल के समय भारत को जम्बूद्वीप कहा गया, तो जम्बूद्वीप का शाब्दिक अर्थ, और मित्रों जम्बूद्वीप का शाब्दिक अर्थ का मतलब है जहां पर जामुन के वृक्ष, जहां पर जामुन के वृक्ष बहुत अधिक पाए जाते हैं, बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो मित्रों जहां पर जामुन के वृक्ष बहुत अधिक पाए जाते हैं, और प्राचीन काल के समय भारत को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना गया मित्रों। आगे मित्रों यहां इसमें बात की जाए तो आगे से मैं चर्चा करते हैं, और यहां पर जैसे बात की जाए मित्रों
तो मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम व्यापक तथा भारतीय उपमहाद्वीप का विशालतम साम्राज्य माना जाता है मित्रों, जो हिंदुकुश पर्वत से लेकर दक्षिण भारत में कावेरी नदी तक, यानी जो कर्नाटक है मित्रों, तो कावेरी नदी तक ये फैला हुआ था मित्रों, कर्नाटक तक। तो बात की जाए यहां पर, तो ये बात जो है मित्रों, ये है इतिहासकार V.A. स्मिथ के अनुसार, यानी विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार। तो मित्रों V.A. स्मिथ, और V.A. स्मिथ का मतलब विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार, विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार मित्रों, तो V.A. स्मिथ यानी विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार यहां पर बात की जाए मित्रों, तो मौर्य साम्राज्य, तो मित्रों मौर्य साम्राज्य भारत का, मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम व्यापक, मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम व्यापक, भारत का प्रथम व्यापक तथा भारतीय उपमहाद्वीप तथा भारतीय उपमहाद्वीप का विशालतम, भारतीय उपमहाद्वीप का विशालतम साम्राज्य था, भारतीय उपमहाद्वीप का विशालतम साम्राज्य था, जो मित्रों हिंदुकुश पर्वत से लेकर, जो कहां से लेकर, हिंदुकुश पर्वत। अब आप लोग को पता है हिंदुकुश पर्वत है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य मित्रों, तो जो हिंदुकुश पर्वत से, जो हिंदुकुश पर्वत से लेकर, जो मित्रों हिंदुकुश पर्वत से लेकर कावेरी नदी यानी कर्नाटक, कावेरी नदी तक फैला था मित्रों, कावेरी नदी तक फैला था या विस्तारित था मित्रों। तो यहां तक इसका विस्तार था मित्रों, हिंदुकुश पर्वत जो अफगानिस्तान में है मित्रों, और दक्षिण में कर्नाटक राज्य में जो कावेरी नदी प्रवाहित होती है उसके तट तक, किनारे तक ये विस्तारित था मित्रों। ये किसने कहा है? तो ये V.A. स्मिथ ने कहा है। और मित्रों वैसे हिंदुकुश पर्वत की बात करें, जो हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान व तजाकिस्तान इन दोनों देशों में इसका विस्तार है मित्रों। तो हिंदुकुश पर्वत की बात की जाए तो इसका जो विस्तार है हिंदुकुश पर्वत का, हिंदुकुश पर्वत तो इसका विस्तार है अफगानिस्तान व तजाकिस्तान, अफगानिस्तान व तजाकिस्तान, इसमें विस्तार है मित्रों। तो यहां से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक ये विस्तारित था मित्रों। तो यहां इसमें बात की जाए तो V.A. स्मिथ यानी विसेंट आर्थर स्मिथ और विसेंट आर्थर स्मिथ की बात करें तो मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम व्यापक तथा भारतीय उपमहाद्वीप का विशालतम साम्राज्य था, जो हिंदुकुश पर्वत से लेकर कावेरी नदी तक फैला था या विस्तारित था मित्रों। यहां पर आगे मित्रों इसमें बात की जाए, आगे से में यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम शासक था मित्रों। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया और मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को जीता मित्रों। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को जीता मित्रों।
तो आगे मित्रों इसमें यहां पर चर्चा की जाए तो यहां इसमें चंद्रगुप्त मौर्य तो मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम शासक था। तो मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम नर्मदा नदी के दक्षिण में भी नर्मदा नदी के तो मित्रों नर्मदा नदी के दक्षिण में भी नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया तथा मालवा पड़ता है मित्रों एमपी में, तथा मालवा गुजरात व महाराष्ट्र को जीता मित्रों। आगे मित्रों इसे में चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म और जाति के बारे में भी विद्वानों के मतभेद है, लेकिन इसके बारे में भी यहां पर चर्चा करेंगे मित्रों। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म और जाति के बारे में विद्वानों के क्या क्या मतभेद रहे हैं मित्रों, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मित्रों। तो इस बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अभी जो भी जानकारी बाकी है मित्रों, इसके बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मित्रों।